नमस्कार दोस्तों। नरेंद्र मोदी के दो ही तीन हथियार हैं, मक्कारी, झूठ और पूंजीपतियों का पैसा। उसी बदौलत वो चुनाव जीतना चाहते हैं, उसी बदौलत वो सरकार में काबिज होना चाहते हैं और उसी बदौलत वो जनादेश खरीदना चाहते हैं। और ये इसके लिए तमाम तरह से तमाम लोगों को भ्रमित करते हैं, इस देश को गर्त में डालते हैं। आज इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखने को मिला। आज कई राज्यों में राज्यसभा चुनाव थे और उस चुनाव के दौरान जिस तरीके से बिकाऊ माल खरीदा गया और जिस तरीके से झूठ परोसा गया, जिस तरीके से मक्कारी की गई, वो सब कुछ सामने आ गया। पहले मैं माननीय हर्ष महाजन जी को तहे दिल से धन्यवाद, तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ। वो जीते हैं और उनका हक बनता है बधाई प्रदान करने का। एक बात जरूर मैं कहूँगा, उनकी पार्टी को अपनी गिरेबान में देख के सोचे। जब भी कोई पार्टी 25 और 43 के आंकड़े या इक्वेशन में 25 वाली पार्टी 43 वाले के विरुद्ध उम्मीदवार खड़ा करती है, तो उसका सिर्फ एक और एक ही संदेश हो सकता है। और मैं हर्ष महाजन जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इस चुनाव की बात नहीं कर रहा हूं, मैं एक सिद्धांत की बात कर रहा हूं। वो संदेश है कि हम बेशर्मी से वो करेंगे जो कानून में अनुमति जिसकी नहीं है। अगर आप समझते हैं कि एक व्यक्ति या दो व्यक्ति या 9 व्यक्ति अचानक एक नई नीति, एक नई सोच, एक नई आइडियोलॉजी के अंतर्गत कल रात के डिनर और आज सुबह के नाश्ते के बाद बदल गए हैं, तो मैं समझता हूं कि हम सब, जो अंग्रेजी में कहावत है, एक फूल्स पैराडाइज पे रहते हैं। ये बदलाव बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है भारत के लिए और विशेष रूप से हिमाचल प्रदेश के लिए, जिसकी संस्कृति, जिसके पहाड़ी या नीचे रहने वाले लोग इस संस्कृति से अवगत नहीं थे कुछ समय पहले तक। अगर ये नए भारत, न्यू इंडिया की परिभाषा है, तो मैं तो पुराने भारत को ही प्रेफर करूंगा। हमने हारते हारते भी इतिहास बनाया है। इतिहास इसलिए कि इतनी जद्दोजहद की, इतना मन बदलाव किया, लेकिन एक और मन बदलाव नहीं कर सके। इसलिए 34 का स्वाभाविक आंकड़ा भारत में शायद पहली बार और आने वाले कई दशकों में वापस होने वाली नई चीज हुई है कि 34 का हमारे मित्रों के इतने प्रयत्न करने के बाद भी आंकड़ा आया। स्वार्थी, चाटुकार, बिकाऊ सब दिख गए। आज हमने देखा हिमाचल प्रदेश में, जहां कांग्रेस पार्टी के पास में कांग्रेस पार्टी के सिंबल पर, पंजे के निशान पर चुनाव जीतने वाले 40 एमएलए थे और भारतीय जनता पार्टी के पास कमल के निशान पर जीतने वाले 25 विधायक थे। वहां पर कांग्रेस पार्टी के 6 बिकाऊ विधायक भारतीय जनता पार्टी ने खरीद लिए और खरीद कर उन्हें पंचकुला ले जाया गया। इसी तरीके से 3 निर्दलीय, चूंकि निर्दलीय के मामले में मैं ये नहीं कहूंगा, वो निर्दलीय थे, वो इधर भी जा सकते थे, उधर भी जा सकते थे, तो उन पर सवाल नहीं खड़ा किया जा सकता। बहरहाल इसके बूते उन्होंने वह चुनाव जीत लिया जो उन्हें नहीं जीतना था। वो राज्यसभा में वो उनका कैंडिडेट जीत गया। वैसे जीता क्या, 34 वोट कांग्रेस के कैंडिडेट को मिले और 34 ही वोट भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को मिले। भारतीय जनता पार्टी के तरफ से जो कैंडिडेट था वो कांग्रेस में भी होता था 2022 तक, और उसकी जिंदगी में, उसके घर परिवार में आज जो कुछ है वो कांग्रेस के बूते हैं। और दूसरी तरफ देश के महान कानूनविद, बहुत बड़े वकील अभिषेक मनु सिंघवी थे जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे। इतना काबिल व्यक्ति यदि हिमाचल को मिलता
तो निश्चित रूप से हिमाचल का बहुत भला होता। लेकिन शायद हिमाचल अपना भला चाहता नहीं था, या हिमाचल तो चाहता था, लेकिन उसके द्वारा चुने गए वो गद्दार नहीं चाहते, या वो बिकाऊ नहीं चाहते थे, या वो स्वार्थी नहीं चाहते थे। जो समाज सेवा कह के जीत के आते हैं और जब करने की बारी आती है तो छोटे छोटे फायदे के लिए भाग खड़े होते हैं, उनमें से वो लोग होते हैं। तो वही हुआ जो होना था, इसलिए जनादेश खरीद लिया गया। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश में हुआ। उत्तर प्रदेश में भी समाजवादी पार्टी के 7 एमएलए खरीद लिए गए, और उन 7 एमएलए को खरीदने का असर क्या हुआ कि वहां पर एक दलाल, जो सीधे तौर पे दलाल माना जाता है सत्ता का, जो पहले समाजवादी पार्टी में ही हुआ करता था, वो चुनाव जीत गया। यहां हिमाचल में वो महाजन जीत गया, वहां पर वो सेठ जीत गया, दोनों बनिए। खरीद फरोख्त का धंधा सब जानते हैं। तो ये वो लोग हैं। यहां पर जो था, पूर्व मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के थे वीरभद्र सिंह के, ये सभी खास हुआ करते थे और चाहते थे उन्हीं के परिवार की सत्ता चले, जिससे इनका धंधा चलता रहे। लेकिन साहब, एक ईमानदार मुख्यमंत्री तो भाता नहीं है लोगों को, तो सुखविंदर सिंह सुक्खू जैसा ईमानदार उन्हें नहीं पसंद आया। एक ये, चलिए अब वहां की सरकार बचेगी या नहीं बचेगी पता नहीं, क्योंकि बराबरी की स्थिति में आ गए हैं, तो निश्चित रूप से सरकार गिराने का भी खेल हो जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हार्स ट्रेडिंग हुई है वो अपने आप में बताता है। इसके बाद में यदि हम देखें कर्नाटक में भारतीय जनता पार्टी के भी एक विधायक ने अपनी पार्टी से गद्दारी की। निश्चित रूप से यह भी उचित नहीं था और इसको मैं अनुचित मानता हूं। जेडीएस के विधायक ने की, उसे भी मैं गलत मानता हूं। जब आप उनके सिंबल पे जीत के आए हैं तो उन्हीं को वोट देना चाहिए था, आपको नहीं देना चाहिए था, चाहे कांग्रेस से कितना अच्छा कैंडिडेट हो या खराब कैंडिडेट हो। बहरहाल वहां पर भी ये हुआ, लेकिन वहां पर फिर भी कांग्रेस का जीतना था यदि ये लोग वोट ना भी देते, यानी जीत तय थी। इसलिए कोई ऐसी स्थिति नहीं कही जा सकती है कि इनके कारण जीती, इसलिए इसे नमक्कारी कहा जा सकता है, न इसे स्वार्थ कहा जा सकता है या खरीद फरोख्त कहा जा सकता है। अब बात करते हैं, इसी तरीके से बिहार में हुआ। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के कुछ विधायक खरीदे गए और 2 कांग्रेस के खरीद लिए गए। तो इससे आप समझ सकते हैं कि इस तरह से वहां पर भी एक खरीद फरोख्त हो गई 6 विधायकों की। अब हम यदि इसी तरीके से देखेंगे तो अभी हाल ही में कुछ और खरीद हुई। ये सब बताती हैं कि नरेंद्र मोदी वास्तव में डर रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि वो जीत नहीं पाएंगे जब तक इन दूसरे दलों के दागी लोग, स्वार्थी लोग, सत्ता लोलुप लोग अपने साथ नहीं लाएंगे। इसलिए ये पूरा खेल रचा गया है, और जब ये खेल रचा जा रहा हो तो आप समझ सकते हैं। अब आइए कि हुआ क्या। इसके अलावा नरेंद्र मोदी झूठ और मक्कारी परोसते हैं, इसका भी सबूत मिला। उन्होंने तमाम आंकड़े जारी किए और जिसमें कहा इस देश में गरीबी घट गई है। जिस गरीबी की हम बात कर रहे हैं उसकी पुष्टि सरकार का ही एक आंकड़ा करता है। हम सब बड़े हुए, हम सब लोग मिडिल क्लास के लोग हैं। घर पर यह सिखाया गया कि अगर 100 रुपए कमाओ तो 20-30 रुपए तो बचा ही लो। एक कहावत भी कही जाती है, उतने पांव पसारिए जितनी लंबी चादर है। यही कहा जाता है हर बच्चे को। मुझे लगता है आप में से बैठे हुए लोगों को यही सिखा के बड़ा किया जाता है कि अगर 100 रुपए पास में है तो 20-30 रुपए बचाने की कोशिश करो। और सेविंग हमारा कल्चर है, इसलिए भारत का जो घरेलू सेविंग रेट है, द हाउस होल्ड सेविंग रेट, वो जीडीपी का करीब करीब 11% से ऊपर होता था सिर्फ 2 साल पहले। 2 साल में
वो गिरकर 5% आ गया है जीडीपी के अनुपात में। तो इंसान अपनी सेविंग से कब निकालता है? आपसे मैं पूछती हूं, आप अपनी बचत के खाते में से, अपनी सेविंग में से, जो आप आगे के लिए, बच्चे की पढ़ाई के लिए, घर खरीदने के लिए, कहीं बाहर जाने के लिए, शादी ब्याह के लिए बचाते हैं, वो आप कब छूते हैं? अपनी जमा पूंजी को एक एवरेज मिडिल क्लास इंसान तभी छूता है जब जीना दूभर हो जाता है। और सेविंग्स रेट का आधे से भी कम हो जाना इस बात की पुष्टि करता है कि लोग जूझ रहे हैं महंगाई से, लोग जूझ रहे हैं आर्थिक असमानता से, लोग जूझ रहे हैं गरीबी से। इस आंकड़े के बाद सरकार किस मुंह से कह सकती है कि 5% गरीब है? और साक्ष्य एक के बाद एक उसकी पुष्टि करते हैं। चलिए आपकी बात मान लेते हैं, 5% लोग ही गरीब रह गए। 140 करोड़ की जनता में 5% गरीब मतलब 7 करोड़ लोग। आपको 7 करोड़ लोग अगर गरीब हैं तो 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन इसलिए देना पड़ रहा है कि अगर आप ना दीजिए तो वो भूखमरी से मर जाएंगे। यह असलियत है और यह असलियत सरकार जानती है। आज अगर 5% ही लोग गरीब हैं, अगर 7 करोड़ ही गरीब हैं, तो 35 करोड़ लोगों के पास आवागमन का कोई साधन क्यों नहीं है? न कार है, न गाड़ी है, न 2 पहिया वाहन है, न साइकिल है। 35 करोड़ लोगों के पास ऐसा कैसे है? और एक आंकड़ा आपकी जानकारी के लिए बता देती हूं, यूपीए के शासनकाल के दौरान 2 पहिया वाहन की जो सेल होती है, जो बिक्री होती है, उसकी वृद्धि की दर 9% थी। और 2 पहिया वाहन कौन खरीदता है? मध्यम वर्ग, निम्न मध्यम वर्ग, गांव देहात के लोग। 9% ग्रोथ रेट थी, वो 0.7% है इस सरकार की औसतन। 2 पहिया वाहन या साबुन, मंजन, तेल, इस तरह की जो एफएमसीजी की वस्तुएं होती है, उसमें जो बिक्री में गिरावट आई है रूरल एरियाज में, वो क्यों आई है? वो क्या सिद्ध करता है? वो ये सिद्ध करता है कि लोग खर्च नहीं कर पा रहे हैं। चलिए 7 करोड़ गरीब हैं, 45 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनके पास टीवी नहीं है। क्यों नहीं है भाई टीवी? ये सरकार के आंकड़े, ये हमारा कोई आंकड़ा नहीं है। 7 करोड़ अगर गरीब है तो कैंसिल कर दीजिए सबके राशन कार्ड, लेकिन आप ऐसा करने की हैसियत और हिम्मत नहीं है, क्योंकि गरीबी इस देश में बढ़ी है, गुर्बत इस देश में बढ़ी है। लोग लाचार होकर आज आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि कमर तोड़ महंगाई, बेरोजगारी और आर्थिक असमानता ने जीवन दूभर कर दिया है। यह देश तो अमृत काल में रह रहा है, तो इसके भी एक एक चीज का खुलासा है कि इस देश में बेरोजगारी कैसे, कितनी चरम स्थिति में, इसका भी मिलता है। और जब अपने रोजगार के लिए कोई जाता है तो उन पे लाठियां पड़ती हैं। थोड़ा सा देश के हालात समझ लेते हैं, पिछले 2 महीने के हालात। आगरा के एक तरुण थे, उनकी नौकरी चली गई, घर चलाने के लिए कुछ छोटा मोटा काम किया, कर्जा लिया, आर्थिक तंगी इस कदर बढ़ गई कि फंदे से लटकती हुई उनकी लाश मिली और पास ही बेटे और मां की भी लाश पड़ी थी। जौनपुर के 42 वर्ष के रमेश बिंद थे, मजदूरी करते थे, काम नहीं मिल रहा था, उधार लेके खर्च चला रहे थे। वो शिकंजा कसता गया, आर्थिक तंगी बढ़ गई, कर्ज बढ़ता गया, उस बोझ के तले दब गए और अंततः गतवा फांसी के फंदे से झूल गए। पिछले हफ्ते ब्रजेश पाल ने एक नोट लिखा और अपनी सारी डिग्रियां जला दी और कहा इन डिग्रियों का मतलब ही क्या है जब इनसे नौकरी नहीं मिलनी है, तंग आ चुका हूं। और उसके बाद उन्होंने खुदकुशी कर ली। इस देश में 7,000 से ज्यादा लोगों ने आर्थिक तंगी के चलते 2022 में आत्महत्या की है। आज की तारीख में हर घंटे 2 किसान जान देने को मजबूर हैं। 40 नौजवान हताश होकर, निराश होकर अपनी जान ले रहे हैं रोज। और ऐसे में मोदी सरकार आपको बताती है क्या बढ़िया चल रहा है, सब कुछ चकाचक है मामला। जो लोग भर्ती कर लिए गए हैं, ज्वाइन करा दिए गए, उनको 1 महीने काम करा के निकाल दिया जाता है। वैसे ही तमाम सारे और चीज।
कहीं भर्ती पेपर लीक होते हैं, कहीं कुछ होता है, कहीं कुछ होता है। इस तरह युवाओं को बेरोजगारी के दंश में धकेला गया। और इसके बाद वो यदि कुछ बोलते हैं, आवाज उठाते हैं, तो उन पे लाठियां चलती। वहीं महंगाई की दशा इतनी बुरी है कि लगातार महंगाई को जो खाए जा रही है, स्थिति यह है कि व्यक्ति का जीवन बर्बाद कर दिया गया है। मोदी सरकार जुमलों की सरकार है। इन 10 सालों में भर भर के जनता को जुमले परोसे गए। महिलाओं, बुजुर्ग, युवा, किसान, गरीब, हर वर्ग को मोदी सरकार ने अलग अलग तरह से जुमलों से बेवकूफ बनाया। और इन जुमलों की आड़ में मोदी सरकार ने अपनी कमियों को छिपाने के लिए किस तरह से आंकड़ों के साथ बड़ी हेराफेरी की, इसका खुलासा भी कांग्रेस के ब्लैक पेपर में हो गया है। अर्थव्यवस्था को लेकर पीएम मोदी द्वारा प्रचारित सभी नारे व्यर्थ साबित हुए और फीके पड़ गए हैं। अच्छे दिन, मेक इन इंडिया, हर साल 2 करोड़ नौकरियां, आत्मनिर्भर भारत, सबका साथ सबका विकास, स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया जैसे नारों की सूची अंतहीन है। अपनी कमियों से जुड़े आंकड़ों को छिपाने के लिए मोदी सरकार ने सारे आंकड़े छुपा दिए। NSSO अब गरीबी पर डेटा जारी नहीं करता है। 150 वर्षों के दौरान कभी भी नहीं रोकी जाने वाली जनगणना को कोविड का हवाला देते हुए 2 साल से रोका जा रहा है, जबकि विश्व युद्ध के दौरान भी जनगणना नहीं रोकी गई थी। सरकार का कहना है कि नोटबंदी के कारण MSME के बंद होने का कोई डेटा उनके पास नहीं है। दूसरी लहर में कोविड से होने वाली मौतों की संख्या का कोई डेटा नहीं है और लॉकडाउन के कारण कितने प्रवासी प्रभावित हुए, इसका भी कोई डेटा नहीं है। सभी स्वतंत्र डेटा सोर्सों को बदनाम किया जाता है। मोदी सरकार सही मायने में NDA बन गई है, नो डेटा अवेलेबल। अब आप समझ जाइए कि जिन मजबूरियों का हवाला देकर मोदी सरकार आपसे सालों का डेटा छुपा रही है, वो मजबूरियां हैं ही नहीं, वो तो इस सरकार की नाकामियां हैं जिसे छुपाने में मोदी सरकार ने जुमलों की बरसात की हुई है। आज देश की गिरती आर्थिक स्थिति की जिम्मेदार हैं मोदी के पिछले 10 साल। चाहे श्रमिक हो, चाहे दूसरे कामगार हो, किसान हो, सबको बर्बाद करने की स्थिति में ला दिया है। किसानों के साथ लगातार अत्याचार हो रहा है। अभी जो अपने हकों की मांग कर रहे किसान बैठे धरने पे, उनमें 8 किसान अब तक अपनी जिंदगी खो चुके हैं, सिर्फ 13 तारीख से। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह इस देश को एक उसमें ढकेला जा रहा है। इस देश की हालत क्या हो गई। रोजाना इस देश में 40 युवा आत्महत्या कर ले रहे हैं। 40 युवा जहां आत्महत्या कर ले रहे हो रोज, और हर घंटे 2 किसान आत्महत्या कर रहे हो, तो निश्चित रूप से चिंताजनक हालत हो। और जब यह स्थिति हो तो सोचना चाहिए कि हम देश को कहां ले जा रहे हैं। लेकिन इसके बारे में सोचने के लिए नरेंद्र मोदी के पास टाइम नहीं। उनका डर इस कदर बोलता है कि ब्रिटेन की एक टॉप यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर और वहां डायरेक्टर नताशा कौल जब भारत में लेक्चर देने बेंगलोर आ रही थी, तो उन्हें एयरपोर्ट पर रोक लिया गया। एक वो लड़की जो नरेंद्र मोदी से आधी उम्र की है, उससे इतना डर कि उसको रोक लिया गया और उसकी आवाज को न यहां गूंजने दिया जाए। वो कश्मीरी पंडित है, जिन कश्मीरी पंडितों के हकों की बात करते हैं, उन पे अत्याचार की बात करते हैं, उसको रोका जाता है और वो लेक्चर न दे सके, इसके लिए उसे लौटती फ्लाइट से वापस लंदन भेज दिया जाता है। मेरा नाम निताशा है, प्रोफेसर निताशा कौल। मेरे बारे में पिछले दिनों में कई लोगों ने कई बातें कही हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली आप लोगों से, स्पेशली जो लोग इंडिया में हैं, उनसे ये कहना चाह रही हूँ कि इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे इतना मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन है, इतना कैरेक्टर असैसिनेशन है, इतना नफरत है, इतनी नफरत भरी हुई है और इतनी ऐसी ऐसी बातें कही जा रही है मेरे बारे में जो कम्प्लीटली झूठ है, जिनका कोई बेसिस नहीं है फैक्ट में। तो मैं डायरेक्टली आपको ये मैसेज भेजना चाह रही हूँ ताकि मैं ये कह पाऊँ, जब मैं एक प्रोफेसर हूँ, पॉलिटिक्स एंड इंटरनेशनल रिलेशंस की प्रोफेसर हूँ, ये मेरा फील्ड है। मैं डेमोक्रेसी पे लिखती हूँ, सिर्फ इंडिया के बारे में नहीं, दूसरी कंट्रीज के बारे में भी, लेकिन हाँ, इंडिया के बारे में पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज आया है और उससे इंडिया पे जो इफेक्ट हुआ है, इंडिया के अंदर जो डिविजन्स क्रिएट हुए हैं, जो जिस तरह से इंडिया की रैंकिंग हर चीज़ में ख़राब हुई है, इंडिया में जो नेगेटिव इम्पैक्ट्स होते हैं, जिस तरह से पॉलिटिक्स और रिलीजन को जोड़ा गया है ताकि लीडर्स को भगवान की तरह देखा जाता है,
ये सब चीज़ें, इन सब चीज़ों के बारे में मैंने पीयर रिव्यूड, मतलब कम्युनिटी से, साइंटिफिक कम्युनिटी में जो पीयर रिव्यू होता है उसके थ्रू पब्लिश वर्क है, जो सब कुछ पब्लिक में है। जब मैं वहाँ आई उस कॉन्फ्रेंस के लिए, जिसके लिए मैं 2 दिन के लिए आ रही थी और कर्नाटका की गवर्नमेंट से मेरा इनविटेशन था, एक कॉन्स्टिट्यूशन पे कॉन्फ्रेंस थी, मुझे बिना कोई रीज़न दिए डिटेन करके डिपोर्ट किया गया और मुझे कहा गया कि और मुझे ताना दिया गया कि मैं आरएसएस को क्रिटिसाइज कर चुकी हूँ, मैं राम माधव को क्रिटिसाइज कर चुकी हूँ। मैं दुनिया के बहुत सारे देशों में गई हूँ और इंक्लूडिंग इंडिया से भी पिछली बार फरवरी में निकली थी, लेकिन सिर्फ डिफरेंस यही था कि इस बार ये एक ऑफिशियल इनवाइट था और इस तरह से मुझे ट्रीट किया गया और इस तरह से टॉन्ट किया गया। ये कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है, यहाँ पे किसी को रीज़न दिए बिना किसी को इस तरह से ट्रीट करना ये गलत है। इंडिया के बारे में चिंतित होने का राइट सिर्फ जो लोग इंडिया की बाउंड्री के अंदर रहते हैं उनको ही नहीं है। स्कॉलरशिप का मतलब होता है, एकेडमिक वर्क का मतलब होता है कि आप कहीं पे भी रह के कहीं के बारे में भी अगर आप मेहनत करें, सोचें, पढ़ें, अगर आपका एक्सपर्टीज हो उस पे, तो आप कहते हैं जिस तरह की किसी भी कंट्री के बाहर कोई रह सकता है और उस कंट्री के बारे में रिसर्च कर सकता है। इंडिया के कई लोग हैं जो दूसरी कंट्रीज के स्पेशलिस्ट हैं, तो स्कॉलरशिप किसी इंसान के काम का उसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन या उसकी आइडेंटिटी या उसकी इस चीज का से क्या क्या मतलब है, उसको इस चीज के लिए क्यों पनिश किया जाए, सिर्फ इसलिए कि वो डर नहीं रहा, सिर्फ इसलिए कि वो क्रिटिकल काम पब्लिश कर रहा है, जो बाहर, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, लेकिन हर कोई कहने के लिए, हर किसी के लिए मुश्किल है इस समय। और मुझे इस तरह से देयरफॉर पनिश करना गलत है। ये अनफेयर है, ये अनजस्ट है। डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट है, हमारी राइट्स एंड हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों इंपॉर्टेंट हैं। मैंने कुछ ऐसा नहीं कहा है जो किसी देश या इंडिया के अगेंस्ट हो। मैं इंडिया, एज आई सेड, मैं इंडिया में पली बड़ी हूँ। मेरी मॉम हिंदी टीचर है। मैं चाहे कहीं भी रहूँ, उससे ये फर्क तो नहीं पड़ता ना कि मैं बोल नहीं सकती किसी जगह के बारे में, अगर चाहे मैं उस जगह पे काम भी कर रही हूँ। इसलिए मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि अगर कोई इंसान कोई एक क्लियर पक्ष नहीं लेता है और इंसानियत की बात करता है, डायलॉग की बात करता है, पीस की बात करता है, राइट्स की बात करता है, वैल्यूज की बात करता है, रूल ऑफ लॉ की बात करता है, तो उसका कोई एजेंडा नहीं होता। इनफैक्ट वो हर तरफ से जिनका एजेंडा होता है वो उसको हर तरफ से परेशान कर सकते हैं। अब आप समझिए, इतना डर एक लड़की से क्यों? क्योंकि वो सच बोलती है, तो सच से इतना डर है, इसलिए झूठे चाहिए, इसलिए अदानी अंबानी का पैसा चाहिए कि ये विधायक खरीदने हैं, तमाम सारे और लोग खरीदने हैं, और ये इसलिए चाहिए क्योंकि आपको नफरत फैलानी है, तो कहीं नफरत फैलाएंगे, कहीं हिजाब और सारी चीजें करेंगे, तभी शायद राहुल गांधी कहते इस देश को इंसाफ की जरूरत है, वह इंसाफ जो आप छीन रहे हैं। राज्यसभा में योग्य लोगों के जाने का सिस्टम है, कोई कानूनविद हो, कोई इकोनॉमिस्ट जाए, कोई किसी और अच्छे क्षेत्र का जाए, जो लोग चुनाव नहीं लड़ते हैं वो जाएं और वो देश के बनाने में योगदान दे। लेकिन यहां हो उल्टा रहा है, यहां वो जाएंगे जो दलाल हैं, वो जाएंगे जो तमाम तरह के दूसरे काम करते हैं, और नरेंद्र मोदी के लिए वही मुफीद आते हैं, क्योंकि वो वहां पहुंच के मोदी मोदी बोलेंगे। लेकिन अच्छा हुआ यदि ये हुआ, इससे यह पहचान हो गई, नहीं तो आने वाले लोकसभा चुनाव में उन्हीं विधायकों को जिम्मा दिया जाता और वो अंदर जाके बीजेपी को वोट दिलाते। तो इससे क्या हुआ, जो गद्दार थे वो पहचाने गए, और अब अपनी विचारधारा के बगैर बिकाऊ लोग पहचाने जाएंगे और उन पर भरोसा किया जाएगा। तो इससे उन पार्टियों को लोकसभा में लाभ होने वाला है जिनके लोग बिक गए। इसलिए बिकाऊ माल अलग दिख गया और सच्चा माल अलग दिख गया। तो यह बेहतर है, यह पहचान का मौका था। जय